जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास डेली शाम को 6 बजे चलती है। यदि आपने इसकी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। रीजनिंग की मॉक टेस्ट की ये सभी क्लासेस आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लासेस आपकी सभी आगामी परीक्षाएँ जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएँ, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन क्लासेस में मैं जो भी क्वेश्चंस लेकर आती हूँ वो सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर से लेकर आती हूँ, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 संख्या के युग्म दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाले को आपको चूज़ करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके बीच रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर बी 29 और 31। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 41 और 43। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 17 और 19 और ऑप्शन नंबर ए लिखा है 31 और 33। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बी, सी और डी, इन तीनों ऑप्शन में जो संख्याएं दी गई हैं वो अभाज्य संख्या है। मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है? जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे। तो यहाँ पे देखिए 29 भी अभाज्य संख्या है, 31 भी, 41 भी, 43 भी, 17 भी और 19 भी, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, या तो 1 से कटेंगी या खुद से कटेंगी। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो ये 33 दिया है ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ से हमारा जो अलग ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो। यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए गए हैं, गद्य, साहित्य और पद्य। इनके बीच का रिलेशन बताना है। तो आप सभी को पता है कि साहित्य के लिए यदि हम एक सर्कल बना लें, ठीक है, साहित्य के लिए हमने ये सर्कल बना लिया, तो साहित्य के अंतर्गत गद्य भी आ जाएगा और साहित्य के अंतर्गत पद्य भी आ जाएगा। लेकिन गद्य और पद्य इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, ये अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने देखा कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य भी आ जाएगा और पद्य भी आ जाएगा और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, यानी गद्य पद्य का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इनके लिए हम अलग अलग सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो वेन आरेख बनकर तैयार हुआ वो इस तरीके से है, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है JRDRCEBD, इसको 14, 16, 20 और 6 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में आपको अगले वर्ड को चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ बातें याद कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कूट भाषा वाले क्वेश्चन में पहली ट्रिक होती है कि आपको जो भी शब्द दिया गया है उस शब्द की प्लेस वैल्यू लिख दी जाएगी। ठीक है, या तो उस शब्द का अपोजिट लेटर लिखकर उस अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी जाएगी और उनको ऐड किया जाएगा या मल्टीप्लाई। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो कूट भाषा वाले क्वेश्चन में जो मेन रोल होता है वो प्लेस वैल्यू का ही होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू का मेन रोल होता है। सभी लेटर्स की आपको प्लेस वैल्यू रिमेंबर होनी चाहिए। उन्हीं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कूट भाषा वाले। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी ट्रिक यूज़ हुई है। तो सबसे पहले तो हम अपना पहला शब्द लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है JRDRCEB और D। ठीक है, चलिए इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। J की प्लेस वैल्यू होती है 10, R की 18, D की 4, R की 18, C की 3, E की 5, B की 2 और D की 4। ये सब की प्लेस वैल्यू लिख दी। यहाँ पे इस वर्ड को कैसे चेंज किया गया, इसे लिखा गया है 14, 16, 20 और 6। अब ज़रा देखते हैं कि इससे हम ये कैसे बना पाएंगे। देखिए, यदि हम पहले संख्या और लास्ट वाली संख्या को ऐड कर लें, ठीक है, एडिशन कर ले। सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा 14 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यदि हम सेकंड वाली संख्या को और लास्ट सेकंड वाली संख्या के बीच में माइनस का यूज़ कर लें तो यहाँ पे 18 में 2 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। यहाँ पे दूसरी संख्या आ गई। अगर हम स्टार्टिंग की थर्ड और लास्ट की थर्ड संख्या इनके बीच में मल्टीप्लाई कर लें तो 4 पचे 20 होता है, ये हमारी तीसरी संख्या आ गई। यदि हम बीच की दोनों संख्याओं के बीच में डिवाइडेशन अप्लाई कर लें तो 18 में 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, मतलब 3 छक्का होता है 18। ये देखिए यहाँ पर क्या रूल किया गया है, पहले और आखिरी, फिर फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड लास्ट थर्ड और बीच की दोनों संख्या, इनके बीच को एडिशन
एडिशन माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर निकाला गया है। ठीक है, पहले हमें एडिशन करना है पहली संख्या और आखिरी संख्या का, फिर हमें माइनस करना है दूसरी संख्या और लास्ट दूसरी संख्या का, फिर हमें इंटू करना है तीसरी संख्या और लास्ट तीसरी संख्या का, और लास्ट में हमें बीच की बची हुई दो संख्याओं के बीच में डिवाइडेशन रूल अप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक यूज़ हुई है इस कूट भाषा वाले क्वेश्चन में। तो चलिए यही ट्रिक हम अपने अगले शब्द में यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से फटाफट लिख देती हूँ। यहाँ पे लिखा है OZCTECH और D। ठीक है, ये D लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे हम सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो आपको पता है O की प्लेस वैल्यू होती है 15, Z की होती है 26, C की 3, T की 20, E की 5, C की 3, H की 8 और D की 4। चलिए यदि हम सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हम प्लस करना है, फिर माइनस, फिर इनटू और लास्ट में डिवाइड। सबसे पहले हम प्लस करेंगे तो 15 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। फिर हमें माइनस करना है तो 26 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, पहले हमारा 19 आया, फिर यहाँ पे ये लिखा है 18, फिर अगला क्या इंटू करना है तो 3 और 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर बीच की दो संख्याओं के बीच में डिवाइडेशन अप्लाई करना है तो 5 चौको 20, ये 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये सिंगल शब्द है, मतलब सिंगल संख्या है, तो यहाँ पे मैं 0 लगा देती हूँ। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 19, 18, 9, 4, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोहन सुमित का भाई है। ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया रोहन। रोहन किसका भाई है, सुमित का। रोहन भाई है सुमित का। ठीक है, सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। सुमित किससे शादी करना चाहता है, सुजाता से। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है, शादी किया नहीं है लेकिन करना चाहता है। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि सुजाता हरिचंद की बेटी है। सुजाता किसकी बेटी है, हरिचंद की। सुजाता बेटी है हरिचंद की। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। रोहन किसको तलाक देना चाहता है, सुनीता को, यानी सुनीता रोहन की क्या हुई, पत्नी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सुनीता। ठीक है, सुनीता किसकी पत्नी है, रोहन को, और रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि सुजाता और सुनीता बहनें हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल अलग घुमा दिया। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुजाता और सुनीता ये सब क्या है, आपस में बहनें हैं, सिस्टर है, ये दोनों आपस में बहनें हैं। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन को शुरू से पढ़ती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा कि रोहन सुमित का भाई है। ठीक है, रोहन और सुमित क्या हो गए, भाई भाई हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। ठीक है, सुजाता किसकी बेटी, हरिचंद की। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है, यानी कि रोहन की पत्नी सुनीता हुई। ठीक है, क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि सुजाता और सुनीता बहने बहने। ठीक है, सुजाता और सुनीता बहने बहने हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जब हरिचंद की बेटी है सुजाता और सुजाता की बहन है सुनीता, तो सुनीता के पिता भी क्या हुए, हरिचंद। ठीक है, हरिचंद की दो बेटियाँ हुई, सुनीता और सुजाता। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हरिचंद का रोहन से क्या रिलेशन है। तो बिल्कुल यहाँ पे हरिचंद का जो रिलेशन सुमित से होगा वही रिलेशन रोहन के साथ होगा, क्योंकि रोहन और सुमित भाई भाई हैं और सुनीता और सुजाता बहने बहने हैं। ठीक है, हरिचंद और रोहन के बीच क्या रिलेशन हुआ, हरिचंद की बेटी का पति हुआ रोहन। ठीक है, तो हरिचंद का रोहन के साथ क्या रिलेशन हो, हरिचंद ससुर हुआ और रोहन दामाद हुआ। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है, यानी हरिचंद हो गया ससुर। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, ससुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तर्क के अनुसार 2 को हमने 49 में चेंज किया है। ठीक है, और 8 को 225 में चेंज किया है, तो 12 का मान क्या होगा। सबसे पहले तो हम इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं कि क्या आया है, इसे किस तरीके से चेंज किया गया है। तो यदि 49 को देखा जाए तो ये आप ध्यान दीजिए, ये किसी का स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग संख्या है। कैसी वर्ग संख्या है, किसकी वर्ग संख्या है, 7 की। तो 7 की वर्ग संख्या है। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो मुझे ये बताइए दोस्तों कि 2 से 7 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यदि हम 2 + 5 करते हैं तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आ जाएगा। अगर हम यही ट्रिक इसमें अप्लाई करें, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 × 5 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि
हमें 8 से 15 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 + 7 करना पड़ेगा। यदि हम 8 + 7 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 2 to 5 आएगा। तो ऊपर की दोनों दी गई संख्याओं में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि स्टार्टिंग में चाहे भी जो भी संख्या दी गई हो, लेकिन इधर जो संख्याएं दी गई हैं वो एक वर्ग संख्या है, किसी न किसी का वर्ग है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन में ध्यान दीजिए, ऐसी कौन सी संख्या है जो वर्ग संख्या है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो वर्ग संख्या है, 400। और 400 किसका वर्ग है, 400 वर्ग है 20 का, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना है, 400, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्वेश्चन ये कह रहा था कि 12 का मान क्या हो सकता है। तो मुझे ये बताइए, 12 से 20 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा। अगर हम 12 + 8 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी 400 इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट और धारणाएं वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 ये कहता है कि परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को परीक्षा हॉल में मोबाइल का फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट को 100% सही मानते हुए आपको धारणाएं पढ़नी है और उसके हिसाब से आंसर देना है। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को परीक्षा हॉल में मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब पेपर हो रहा है उस समय यदि टीचर्स मोबाइल का यूज़ करेंगे तो ये गलत है, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब धारणा नंबर 1 क्या कहती है, धारणा नंबर 1 ये कहती है कि परीक्षा के दौरान मोबाइल से छात्रों को परेशानी होती है, ठीक है। तो धारणा नंबर 1 तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यदि पेपर चल रहा है और टीचर्स फ़ोन यूज़ करेंगे तो उससे शोर होगा, तो इससे छात्रों को दिक्कत हो सकती है। तो इस हिसाब से धारणा नंबर 1 तो करेक्ट हो गया। धारणा सेकंड देखते हैं। दूसरी धारणा ये कह रही है कि मोबाइल को बंद रखने से उनकी सतर्कता को बेहतर रखने में मदद मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी ये धारणा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर टीचर्स मोबाइल फ़ोन अपना ऑफ रखेंगे, ऑन नहीं रखेंगे, तो उनको सतर्क रहने में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर फ़ोन चलाएंगे तो डिस्टर्ब होगी, बार बार फ़ोन की घंटी बजेगी तो उन्हें डिस्टर्बेंस होगी। तो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों धारणाएं बिल्कुल सही थी कि परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों को भी दिक्कत हो सकती है और खुद उन्हें भी दिक्कत हो सकती है। तो इस हिसाब से हमारी दोनों धारणाएँ सही हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 किसी तरीके से आपस में संबंधित है, जबकि एक अलग है, अलग वाले को चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको 4 शब्द दिए गए हैं, क्रोध, अप्रसन्नता, बुद्धिमत्ता और भय। बताना है कि इनके बीच में अलग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए क्रोध दिया है, ऑप्शन नंबर बी प्रसन्नता दिया है, और ऑप्शन नंबर डी भय दिया है। क्रोध, प्रसन्नता और भय ये तीनों मानव के गुण हैं, ठीक है। क्रोध यानी किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, प्रसन्नता यानी किसी व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता ही रहती है, और भय यानी किसी के अंदर किसी न किसी चीज़ का डर होता है। तो क्रोध, प्रसन्नता और भय ये सब क्या है, मानवीय गुण है। लेकिन बुद्धिमत्ता मनुष्य की एक विशेषता है, ठीक है, मनुष्य की एक विशेषता है। तो इस हिसाब से हमारा जो अलग ऑप्शन हुआ वो हुआ बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे P और I को Y में चेंज किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से SD को W में चेंज किया गया है, तो आपको G और N को चेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं इनके बीच का क्या रिलेशन बनेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सबसे पहली ट्रिक अपनाएंगे इनकी प्लेस वैल्यू लिख के। यदि हम देखें तो P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9। अगर इनका हम एडिशन करें तो आएगा 25, और Y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25। यानी कि इन दोनों लेटर्स की प्लेस वैल्यू लेके उनका ऐड कर देना है। जो ऐड करेंगे जो संख्या आएगी वही संख्या होगी हमारी इस बराबर वाली संख्या की प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम SD के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो S और D इसको चेंज किया गया W में, ठीक है। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ SD = W। S की प्लेस वैल्यू होती है 19, D की प्लेस वैल्यू होती है 4, ये आ जाएगा 23, और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है W की, ठीक है। तो ये ट्रिक यूज़ की गई है। सेम ट्रिक हमें G और N में यूज़ करना है। तो मैं इसे मिटा देती हूँ, फिर अगला वर्ड लिखते हैं हमारा G और N। G की प्लेस वैल्यू होती है 17, G की प्लेस वैल्यू 7 होती है, N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 4 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, तो ये हो जाएगा 7 और 14 हो जाएगा 21। तो हमारा आंसर क्या निकल गया 21। और 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, 21 होती है यहाँ पे U की प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, U इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दी गई है, ठीक है, और इस श्रृंखला में यहाँ पे क्या वर्ड आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले हम CX, FU और IR के बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के 2 ट्रिक हैं। सबसे पहला ट्रिक क्या है मैं बताती हूँ। यदि हम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि C और X, F और U, I और R ये सब एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। C का अपोजिट लेटर क्या होता है? X होता है। F का अपोजिट लेटर U होता है। I का अपोजिट लेटर R होता है। यानी हमारी अगला जो भी शब्द आएगा, जो भी वर्ड आएगा, ठीक है, जो भी वर्ड आएगा वो भी एक दूसरे के अपोजिट लेटर होंगे। तो यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि अगला वर्ड जो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर वाले होंगे, लेकिन अगला वर्ड आएगा क्या, इनके बीच का क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। तो C से F तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? +3। F से I तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? +3। तो I से +3 करेंगे तो आएगा L, और L का अपोजिट लेटर होता है O। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल गया है? LO। ठीक है, ये तो हमें पहली ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक बताती हूँ आपको। दूसरी ट्रिक देखी जाए तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ दोबारा से CX, FU और IR। ठीक है, देखिए C से +3 करेंगे तो F आएगा, F से +3 करेंगे तो I आएगा। इसी तरीके से X से -3 करेंगे तो U आएगा, और U से -3 करेंगे तो R आएगा। और I से हमें सबसे पहले क्या करना है? इधर से +3 करना था, ठीक है, क्योंकि C से +3 किया तो F आया, फिर F से +3 किया तो I आया, और I से +3 करेंगे तो L आएगा। इसी तरीके से X से -3 किया तो U आया, U से -3 किया तो R आया, और R से -3 करेंगे तो कितना आएगा? O। तो यहाँ से दोनों तरीके से हमारा आंसर एक ही निकल के आ रहा है, LO, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर B में। ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 गणितीय व्यंजकों में से 3 किसी तरीके से आपस में संबंधित है और एक अलग है, तो अलग वाले को चूज़ करना है। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन लिए हैं कि आपको 3 ऑप्शन एक जैसे मिलेंगे और एक अलग ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो अलग वाले को आपको चूज़ करना है। एग्जाम में इस तरीके से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए ताकि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा आपको, और क्वेश्चन ये पूछेगा कि इन चारों में से एक अलग ऑप्शन है, अलग वाले को आपको चूज़ करना है। इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, इसलिए इस तरीके की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में लिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन चारों के बीच में कौन सा अलग ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली ट्रिक अपनाते हैं प्लस करने की। मतलब यहाँ पे जितनी संख्याएं दी हैं उनको आपस में प्लस करके देखते हैं कि ये संख्याएं आ रही हैं कि नहीं। तो यदि हम 5 + 4 + 2 + 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5 × 5 = 10, और ये 4 × 2 = 6, यहाँ पे 16 आ जाएगा, जो कि 16 यहाँ नहीं दिया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन नंबर B करके देखते हैं। तो 6 + 5 + 8 + 9, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यदि हम इनका एडिशन करेंगे तो 28 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन C दिया है। ऑप्शन C में यदि हम 8, 4, 3 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 8, 4, 12, और ये हो जाएगा 10। 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22। ये भी सही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B में भी एडिशन करने पे सही संख्या आ रही है, और ऑप्शन नंबर C में भी। इसी तरीके से हम ऑप्शन नंबर D देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर D में क्या क्या संख्या दी है? 7, 4, 9 और 3। जब हम इनका ऐड करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा? 23। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि B, C और D इन सबका एडिशन करने पर सेम संख्याएं आ रही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर A अलग आ रहा है। तो यहाँ से हमारा जो अलग वाली संख्या क्या हुई, अलग वाला ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको मेरी क्लास आज की ये क्लास पसंद आई होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।